सम्मेलन को संबोधित किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा 16वां प्रबुजन सम्मेलन। इससे पहले हमने 15 मंडलों में 15 सम्मेलन किए। अभी हमारे 2 सम्मेलन बाकी। जब ये 18 सम्मेलन हो जाएंगे तो आगे किस तरह से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी आप पार्टी को करनी है, उसके अनुरूप पार्टी बैठ के फैसला लेगी। अब इन प्रबुजन सम्मेलन के जरिए हम उस मंडल के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को, प्रधान, पूर्व प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, तब सबको बुला के और जो रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी है उनको बुला के उनसे चर्चा करते हैं, उनके सुझाव लेते हैं और किस तरह से आजाद समाज पार्टी को हम अंतिम घर तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम उसमें 5-6 जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उनको हम लोग उठाते हैं और जन समर्थन उस पर जो है, जनता का जो वोट है वो सभा के माध्यम से हम लोग हासिल करते हैं। आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के तीसरे पंचायत चुनाव में अपने रोल को बहुत मजबूत से अदा करेगी और एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तमाम लंबा संघर्ष जो है पिछले 2022 के बाद 3 साल तक किया, लोकसभा चुनाव में उनको मौका नहीं मिला कि उनको लोकसभा चुनाव सभी जगह पर लड़ने का मौका मिलता, उसका वो अवसर जो है तीसरे पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और फिर आने वाले चुनाव में 2027 में बड़े पैमाने पे लगभग 50% सीटें हम लोग पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के भाइयों को देने का काम करेंगे, उनकी सदा सुनिश्चित करेंगे। क्या करें, जिस तरह से बात यूपी में आपने कुछ मकानों के ध्वस्तीकरण को लेकर अभी संबोधित किया है, क्या मामला है? क्या देखिए, रायगंज यही रेलवे स्टेशन के पास विस्तार के नाम पे 150 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जा रहा है। उन मकानों में बड़े पैमाने पर आबादी शेड्यूल कास्ट के लोगों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की। सवाल ये है, जो लोग 100 साल से रह रहे हैं, जिनके परिवार वहां रह रहे हैं, कारोबार वहां है, जिनके बच्चों की शादियां हैं, पढ़ाई है, उनको वहां से उजाड़ने का काम ये सरकार क्यों करे? विकास के नाम विस्तार करना ही है तो उनको वहां से पुनः कहीं विस्थापित कर दिया जाए, उनको मुआवजा दे दिया जाए, जिससे कि वो कहीं अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जी ले। और मुआवजा भी नहीं दे रहे और बुलडोजर से उजाड़ने का काम करे। हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध करवा के अभी तो रुक गया, लेकिन आप समझिए कि उनमें लगभग 50 मकान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने। तो अगर वो जगह उनकी जगह नहीं है तो कैसे आपने बना दिए? तो इसका मतलब ये है कि कोडियों, उस कीमती जमीन को कोडियों के भाव, यहाँ लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है, वो पूंजीपतियों को, इंडस्ट्री वाले लोगों को दी जा रही है और गरीबों का हक छीना जा रहा है। ये गलत है, इसको हम लोग बर्दाश्त है। जिसमें बात की जाए युवाओं और उनकी जो है उनकी राजनीति को लेकर संदेश क्या देंगे जी? युवाओं और जो वोटर्स हैं उनको अपने माध्यम से संदेश क्या देंगे? युवा तो बहुत बड़े पैमाने पे आजाद समाज पार्टी के साथ है। युवा तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति, क्योंकि युवा के अंदर परिवर्तन की चाहत, और जिस तरह से आज बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पे, जिस तरह से महंगाई ने कमर तोड़ दी, पर जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, महंगी शिक्षा होगी, आज युवाओं के अंदर चिंता, वो चाहते हैं कि युवाओं को मौका मिले, आजाद समाज पार्टी ताकत में आए। और मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि उनको संघर्ष करना है, अगले 17-18 महीने कमर कस ले और जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव ना खत्म हो चैन से ना बैठे, 1-2 घंटे रोज क्षेत्र में जाकर काम करें, अपनी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, भाईचारा कमेटी बनाकर आजाद समाज पार्टी घर घर तक पहुंचाएं, जिससे नीतियां बना के उनको कल आने वाले समय रोजगार दिया जाए और समान काम समान वेतन के फॉर्मूलों को लागू किया जाए। चुनाव में गठबंधन करेंगे क्या? चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी? आपके दोनों के 2-2 सवाल होंगे, आप किसी और को मैंने आप ही के चैनल्स पे देखी, हिम्मत तो किसी में इस तरह की है नहीं, तो आप ही के चैनल पे सुना था कि हम घुसने नहीं, कोई जरा पिंडदान कर देंगे। तो जब तक भारतीय संविधान है तब तक तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। दूसरा पिंडदान रोज कर दो, क्या फर्क पड़ता है मुझे? हम तो वो हैं जिनको सदियों तक जो है आपने मंदिरों में नहीं घुसने दिए, क्या पिंडदान की बात करते? जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, जो हमारे महापुरुषों को मानता है, जो भारतीय संविधान को मानता है, किसी जाति धर्म का, हम भी उसका सम्मान करें।
लेकिन जो हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करता, भारतीय संविधान का सम्मान नहीं करता, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान, तो हम भी उसको न मानते न उसको सम्मान करते। कल चुनाव 2027 के गठबंधन के साथ होगा कि नहीं? रिश्ते पंचायत चुनाव तो देख लो, वो तो सेमीफाइनल है, पहले उससे तो निपट लो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है 25 महीने की मुझे ये भाषण किस तरह से आप बता रहे हैं, कब दिया गया मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने कोई भाषण दिया तो चोरी की बात करते हैं, वो आपके हमेशा वो चोरी की बात करते हैं। इस भी आप मेरी पार्टी कार्यकर्ता है कि आपके राम में नहीं भाई विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है यार, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो अगर कोई बात कह रहे हैं, तथ्य भी दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। आप समझ रहे हो, एक एक घर में अगर 4-4 हजार वोट बनी हुई है तो इसका जवाब नहीं दोगे? एक एक आदमी की 10-10 जगह वोट, इसका जवाब नहीं दोगे? इसमें क्या है? कोई गलत सही कहेगा, उसकी सही बात है। बिहार चुनाव को लेकर क्या सोच? देखिए, बिहार चुनाव को लेकर पार्टी वहां तैयारी कर रही है, जो भी पार्टी का फैसला होगा हम लोग उसका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। एक साथ नहीं हो सकता, ऐसे कमेंटमेंट बहुत सुने गए हैं, कैसे देखते हैं? आईटी इंडस्ट्री में भी खतरे के बादल ट्रम्प जी की वजह से मंडरा रहे हैं। कितने इंजीनियरों की जॉब जाएगी किसी को पता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं क्रिकेट मेरा बहुत पसंदीदा खेल है, लेकिन अभी मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिनके पास ना खाने को रोटी है, ना पीने को साफ पानी है, ना पहनने के कपड़े हैं, ना सब कुछ है। मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्रिकेट मैच होगा तो मैं अपनी टीम को मंगल कामनाएं दूंगा, लेकिन सच ये भी है कि वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, कैसा क्या हुआ कि वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे। सांसद जी क्या आंदोलनकारी नेताओं को दबाने का काम? मैच के आधार पे या खेल के आधार पे समस्याओं का निर्धारण नहीं हो सकता, समस्याओं का निपटारा नहीं हो सकता। समस्याएं आतंकवाद की हैं और आतंकवाद पे हम लोग मुखर हैं कि आतंकवाद को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। और आतंकवाद के विषय पे हम लोग जो है, सरकार को हमने अभी जब ये हमला हुआ था पहलगांव, तब भी कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। भविष्य में भी अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो हम देश के साथ खड़े, लेकिन सरकार को जवाब देना चाहिए कि आतंकवादी आ कैसे जाते हैं और ऐसे हमले कैसे हो जाते हैं, जबकि लंबे समय से केंद्र सरकार है, फिर ये आतंकवादी कहाँ से आ जाते हैं? क्या ये आंदोलनकारी नेताओं को दबाने का सरकार काम कर रही है, जो आंदोलन का कर रही है? ये सरकार नेताओं को कहा तो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रही। आप नहीं देखते हो पत्रकारों कैसे सरेआम गोलियां लग रही है, कैसे पत्रकार जेल जा रहे हैं। मैं तो पत्रकार बंधुओं के बारे में ज्यादा चिंता में हूँ कि पत्रकारों के साथ ऐसी हिंसा नहीं होती, वो निष्पक्ष आवाजें होती है। तो आपकी सुरक्षा के लिए भी कुछ जो है, जब हमें अवसर मिलेगा, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।